हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 के वर्ष 2018 का क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। इसका ऑप्शन जो ब है यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। ऑप्शन अ है 2009, ब है 2008, स 2010 और द 2011। इसका सही उत्तर है अ 2009। 2009 में ही अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान की गई और उसी वर्ष सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भी आरंभ हुआ उसी के साथ। इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 3 है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक का प्राप्त करना है। देखिए केवल यहाँ 60 अंक प्राप्त किया, मात्रात्मक ज्ञान है। मात्रात्मक ज्ञान को मतलब ये मात्रा के रूप में मिला उसको 60 अंक। तो ये मापन है। अब मूल्यांकन तो होता है, वो होता है उसके स्तर का पता चलता है विद्यार्थी का। यहाँ पे इसका आंसर अ सही होगा, मापन। प्रश्न संख्या 4 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। देखिए प्रश्न कई बार आ चुका। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। इसका ऑप्शन द सही है, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, यही इसका सही उत्तर है। बाकी देखिए पहला जो ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये स्पीसीज नहीं है, स्पीसीज है। इनके जो लेखक हैं किनकी पुस्तक है ये, चार्ल्स डार्विन का। जो ब है ऑप्शन इसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, ये रॉबर्ट एल ईवेल की पुस्तक है। जो ऑप्शन स दिया है इम्प्रूव एजुकेशन, ये विक्टर ह्यूम की पुस्तक है, ऑप्शन स। लेकिन यहाँ पे जो आंसर द यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। ऑप्शन अ है उदाहरणार्थ प्रश्न, ब है पुनः स्मरण प्रश्न, स है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न और द है बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। इसका जो सही उत्तर है अ है उदाहरणार्थ प्रश्न। यही निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। निबंधात्मक प्रश्न में ही उदाहरण देते जाते हैं और लिखते जाते हैं, उससे भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है समय की मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है जो जरूरत पर खर्चा करता हो, बहुत कम खर्चा करता हो केवल जरूरत पड़ने पर, उसको मितव्ययी कहते हैं। ब ऑप्शन है फलांकन की सुगमता, स है पाठ्यक्रम की व्यापकता और द है रचना एवं प्रशासन की सुगमता। इसका जो सही उत्तर है वो स है पाठ्यक्रम की व्यापकता। यही वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। देखिए ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। ये 2018 यानी इसी प्रश्न पत्र में अति लघु उत्तरी में भी पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है स है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध का लक्ष्य होता है, मतलब यह लक्ष्य है समस्या हमारी और हल भी हमारा, उसका विशेष ये एक लाइन होता है, ये क्रियात्मक शोध का के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चे के शिक्षण कार्य में आए प्रॉब्लम्स पे शिक्षार्थी और शिक्षक मिल के क्रियात्मक शोध करते हैं। उसी का ये आदर्श लाइन है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। प्रश्न संख्या 9 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ऑप्शन अ है व्यवहारात्मक अनुभव, ब है प्रेरणात्मक अनुभव, स है स्मृति अनुभव और द है अधिगम अनुभव। इसका जो सही उत्तर है द है अधिगम अनुभव। प्रश्न संख्या 10 है, परिकल्पना होती है। ऑप्शन है समाधान का पूर्ण अनुमान, ब समाधान का बाद में अनुमान, स है शोध के मध्य में अनुमान और द कोई अनुभव ही नहीं जाता। इसका जो सही उत्तर है अ है समाधान का पूर्ण अनुमान। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, निश्चित कल्पना ही परिकल्पना है, यानी निश्चित कल्पना का मतलब कि वही अनुमान ही तो लगाना। इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 11 है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो इसका जो सामान्य सिद्धांत संबंधित है वो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, गणित से। प्रश्न संख्या 12 है, मापन किन्हीं
निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। यह कथन किसकी है? इसका ऑप्शन ब सही है, एस स्टीवेंस का ये कथन है। प्रश्न संख्या 13 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। बालक, ब है समाज, स है विषय वस्तु और द है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, बालक, समाज और विषय वस्तु। प्रश्न संख्या 14 है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक क्षेत्र, ब है भावात्मक क्षेत्र, स है क्रियात्मक क्षेत्र और द है उपयुक्त सभी। तो बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने का वाला क्षेत्र उपयुक्त सभी है। इसका ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रश्न संख्या 15 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन है अनुवाद, ब है विवेचना, स है वागिस्तार और द है अनुप्रयोग। इसका सही उत्तर है द है अनुप्रयोग। देखिए बौद्धिक जो बोध होता है ज्ञान, ये ज्ञानात्मक पक्ष का एक अंग है, तो ये अलग एक अंग है, उसी का एक और अंग होता है अनुप्रयोग। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 होते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में, तो ये एक अलग ही अंग है और ये बोध के अंतर्गत ये 3 आएंगे, अनुवाद, विवेचन और वाग विस्तार। इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? देखिए यही बहुविकल्पी में पूछा हुआ था। इसका मूल मंत्र या आदर्श लाइन होता है, हमारा समस्या हमारी और हल भी हमारा, समाधान भी हमारा, उसी को हल भी हमारा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है अति लघु उत्तरीय का, प्रश्न संख्या 17, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है मुख्य अंग, देखिए 3 अंग दिए हैं, शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न संख्या 18 है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? उत्तर, क्रियात्मक शोध के चरण निम्न हैं। पहला है देखिए समस्या चयन, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा समस्या सीमांकन, चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, छठवां है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, सातवां है विश्लेषण और आठवां है निष्कर्ष। ये जो है 8 चरण होते हैं क्रियात्मक शोध के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तर, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। प्रश्न संख्या 20 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। उत्तर, निबंधात्मक परीक्षा 2 प्रकार की होती है, पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 है, आकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं? उत्तर, आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन का एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्र का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। आकलित मूल्यांकन का अर्थ होता है कि उनके सभी बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना और उसके स्तर का पता लगाना, उसी को आकलित मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? उत्तर, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। शैक्षिक कार्य में या शिक्षण विधि में किया गया या विद्यालय के प्रशासन संबंधी कार्य में किया गया जो नवाचार है, नए नए विधि प्रयोग करना को ही शिक्षा में नवाचार कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्न है, पहला है उद्देश्यपूर्णता, ब है व्यापकता, स है सुगमता और द है समय एवं कीमत। प्रश्न संख्या 24 है, मापन के प्रकार बताइए। देखिए मापन 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः मानसिक मापन और भौतिक मापन। प्रश्न संख्या 25 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? उत्तर, क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है।
यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी है। 1 वर्ष में भी। क्रियात्मक शोध का मतलब बच्चे के शिक्षण कार्य के अंतर्गत आए हुए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर शोध कार्य किया जाता है। हो सकता है कि उसका शोध कार्य तुरंत पता लग जाए कि इसमें क्या कमी है, कहाँ पिछड़ा है बच्चा, उसका उत्तर क्या होगा, जो भी उसकी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो सकता है कि उसके समस्या का समाधान ना हो तो सालों लग जाए। वही कह रहा है कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है। प्रश्न संख्या 26 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? उत्तर, विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है। अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है। विश्वसनीय का अर्थ है कि आप जितनी बार भी असेसमेंट करें, बच्चे का मूल्यांकन करे, वो समान अंक पाए, यानी उसका उत्तर बार बार वो सही दे, उसी को विश्वसनीय कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसमें उपचार की व्यवस्था करता है। तो निदानात्मक परीक्षण उस प्रकार के बच्चे के लिए आवश्यक होता है जो शिक्षा में किसी प्रकार से पिछड़ गया हो, उसमें कुछ कमी हो, उसी के कमियों को पता लगाने को ही निदान कहते हैं। और उसके कमियों को दूर करके दिया जाने वाला शिक्षा या शिक्षण कार्य को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, देखिए निदान के बाद उपचारात्मक परीक्षण आ गया। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 29 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितना श्रेष्ठता से पूरा किया है इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए 2-2 लाइन का है, ये अति लघुत्री में आप 2-2 लाइन लिखेंगे। यहाँ पे 2 लाइन है तो आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी में 3 लाइन हो जाएगा, 3-3.5 लाइन हो जाएगा। तो इतना तो अति लघुत्री के लिए पर्याप्त है। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? उत्तर, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, यानी ये इसके भाग होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला पार्ट होता है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक या कौशलात्मक, उसी का पहला का जो है ज्ञानात्मक पक्ष का उनके स्तर को यानी उनके भाग को पूछा था। तो इसके 6 भाग होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है? समझाइए। देखिए ऊपर पूछा था ज्ञानात्मक पक्ष का, तो चूंकि वो अति लघु उत्तरी में पूछा था तो केवल हम लोगों ने नाम बताया, लेकिन यहाँ पे उसी का तीसरा पार्ट जो होता है दूसरा पार्ट होता है भावात्मक पक्ष, उसी के 6 पार्टों को बताना है और उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरी प्रश्न है। तो उत्तर पढ़ते हैं इसका। बालक का भावात्मक पक्ष, ब्लूम के अनुसार बालक के भावात्मक पक्ष के प्रमुख उपवर्ग अग्र प्रकार हैं। पहला है ग्रहण करना, ध्यान देना। इसके बारे में देखिए, इस वर्ग को सम प्रत्यय पर ध्यान देने के 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अभिज्ञा, दूसरा है ग्रहण करने की इच्छा और तीसरा है नियंत्रित या चयनित अवधान। दूसरा जो भाग होता है भावात्मक पक्ष का वो होता है अनुक्रिया करना। यह स्तर उन अनुक्रियाओं से संबंधित है जिनका उद्देश्य केवल प्रत्यय पर अवधान देना नहीं है। यह वर्ग रुचि का उद्देश्य भी कहा जा सकता है। यहाँ बालक प्रत्यय में पूर्व रूप से संलग्न हो जाता है। पहला है अनुगमन, दूसरा है उत्तर देने की इच्छा और तीसरा है अनुक्रिया में तृप्त। तीसरा जो भाग है भावात्मक पक्ष का वो है मूल्य आंकना। यह शैक्षिक उद्देश्यों का एक
का मात्र ऐसा वर्ग है जिसके संबंध में अध्यापक सामान्य रूप से बात करते हैं। इसका प्रयोग भी सामान्य रूप से किया जाता है, जैसे कि है मूल्य को ग्रहण करना, दूसरा है मूल्य के लिए वरीयता और तीसरा है वचनबद्धता। चौथा जो भाग है वो है संगठन। अधिगम करने वाले के अनेक मूल्य हो सकते हैं, अतः उसके सामने समस्या होती है। कौन कौन सी समस्या होती है? देखिए 2 समस्याएं दिया है, मूल्य का संप्रत्ययन, दूसरा है मूल्य पद्धति का संगठन। 5वां भाग है वो है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। इस प्रकार इस स्तर पर हमारा संबंध 2 तथ्यों को इंगित करना होता है। पहला है उसके इस नियंत्रित व्यवहार को सामान्यीकृत करना, दूसरा है उसके इन विश्वासों, धारणाओं तथा दर्शन को एक लड़ी में पिरोना। ये भावात्मक पक्ष के 5 जो स्तर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है? उत्तर हेडिंग देंगे हम लोग प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में अंतर। इसमें पहला है प्रतिमान संदर्भित मापन में, मापन का अर्थ होता है मूल्यांकन से, मतलब यहाँ परीक्षण दिया है ना तो परीक्षण से है। मापन में छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगता है, जबकि कसौटी संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगता है। कसौटी संदर्भित मापन में यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों में से छात्र ने क्या अर्जित किया है और क्या अर्जित नहीं किया है। दूसरा जो अंतर है वो है प्रतिमान संदर्भित मापन में किसी समूह के संदर्भ में छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की तुलना में कितना अर्जित किया है, यह ज्ञात किया जाता है, जबकि कसौटी संदर्भित मापन में निरपेक्ष रूप से किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है यह जाना जाता है। तीसरा अंतर है प्रतिमान संदर्भित मापन में छात्रों की अधिगम सफलता का मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से किया जाता है, जबकि कसौटी संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम क्षमता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चौथा अंतर है प्रतिमान संदर्भित मापन में ये सामान्य रूप से विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं, जबकि कसौटी संदर्भित मापन में परीक्षण के पद कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। उत्तर क्रियात्मक शोध की उपयोगिता। पहला है विद्यालय की कार्य पद्धति में यथेष्ट सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए यह शोध उपयोगी है। दूसरा है जनतंत्रात्मक मूल्यों की सुरक्षा के लिए यह उपयोगी है, यानी क्रियात्मक शोध। तीसरा है वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के आविर्भाव के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह उपयोगी है। चौथा है उपयोगिता, विद्यालय में यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने के निमित्त यह उपयोगी है। पांचवा है शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अपनी कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन करने तथा उनमें तदानुकूल परिवर्तन लाने के प्रति समर्थ एवं क्षमतावान बनाने में उपयोगी है। छठवां है छात्रों की बहुमुखी प्रगति हेतु विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावोत्पादक रीति से आयोजन करने के लिए उपयोगी है। और सातवां उपयोग है वो है छात्रों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के निमित्त यह उपयोगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। उत्तर हेडिंग देंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे पहला है मूल्यांकन छात्रों के चयन में सहायता करता है। दूसरा मूल्यांकन विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता करता है। तीसरा मूल्यांकन पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायता करता है। ये सभी कुछ मूल्यांकन से ही संभव है। चौथा है मूल्यांकन के द्वारा बालकों की व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। पांचवा है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की प्रगति का ज्ञान होता है। छठवां है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान संभव है। सातवां है मूल्यांकन के द्वारा कौन किस क्षेत्र में जाने के योग्य है इस बात का पूर्व कथन किया जा सकता है।
मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चे की रुचि का पता लगता है कि बच्चा किस क्षेत्र में रुचि ले रहा है, जिससे कि उसको उस क्षेत्र में भेजा जा सके या उसको सलाह दिया जा सके कि तुम इस क्षेत्र में जाओ। अगला जो मूल्यांकन की विशेषता में है 8वां, मूल्यांकन शिक्षक की योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा शिक्षण क्षमता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। 9वां है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 35 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों का वर्णन करें। उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 2 भागों में बांटकर समझाया जा सकता है। पहला है प्रत्यास्मरण रूप, दूसरा है अभिज्ञान रूप। तो पहला हेडिंग देंगे प्रत्यास्मरण रूप। इसमें दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों या पदों में किसी सीखे हुए लक्ष्य का पुनः स्मरण करके उत्तर दिया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साधारण प्रत्यास्मरण रूप, दूसरा है रिक्त स्थान प्रत्यास्मरण रूप, रिक्त स्थान पूर्ति रूप। ये तो पहला था प्रत्यास्मरण रूप। अब जो दूसरा है इसमें अभिज्ञान रूप, उसके बारे में पढ़ते हैं। वह है इसका अभिज्ञान रूप। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। ये प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एकांतर प्रत्युत्तर रूप, दूसरा है बहुविकल्प रूप पद, तीसरा है मिलान पद और चौथा है वर्गीकरण पद। ये सभी बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन की आवश्यकता। इसमें दिया है, रचनात्मक आकलन, आकलन का अर्थ मूल्यांकन से है। आकलन की आवश्यकता सुधार के लिए होती है। इसी के आधार पर सुधार करना संभव होता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है जिससे उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सके। यह इसलिए भी आवश्यक होता है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। उदाहरणार्थ, किसी कक्षा के छात्रों के लिए किसी विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उनके प्रारंभिक रूप का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है, और यहाँ पे है किया जाता है, कि उसको अंतिम रूप देने से पूर्व इसमें वांछित सुधार किया जा सके। इस प्रकार यदि किसी नवीन शिक्षण विधि का विकास करना है तो शिक्षक उस शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम छात्रों के प्रतिनिधि समूह पर करता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है कि नवीन शिक्षण विधि उन छात्रों के लिए कितनी सार्थक एवं उपयोगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, परीक्षण एवं मापन में अंतर कीजिए। देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, 18-19 में भी आया हुआ है लगातार। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे मापन, दूसरी तरफ परीक्षण। पहला अंतर है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। दूसरा अंतर है, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि तीसरा है, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चौथा अंतर है, यह प्रक्रिया है यानी मापन जिसमें संख्याओं, अंकों या इकाइयों का उपयोग करके किसी वस्तु की नाप, मात्रा या दायरा निर्धारित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन वही परीक्षण, जबकि परीक्षण में दिया है यह एक प्रक्रिया है जिसमें आप वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के गुणधर्म, महत्व या मूल्य को मूल्यांकित करते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैक्षिक मापन से आशय सामान्यतया मापन शब्द हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में किसी वस्तु के लिए प्रदान की गई ठीक मात्रा या संख्या का परिचायक है। किसी वस्तु के गुणों का उचित
इकाई में मूल्यांकन करना ही मापन है। शिक्षा के अंतर्गत यदि हम छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह मापन कहलाता है। जैसे इस प्रकार इस समय विद्यालयों में जिन परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है उनसे हम छात्रों की माप करते हैं और उसे अंक प्रदान करके संख्यात्मक विधि से प्रकट करते हैं, इसे माप कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। पाठ सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। उत्तर है पाठ सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग किए जाने वाले 2 शैक्षिक नवाचार निम्न हैं। पहला है खेलकूद, यानी पाठ जो सहगामी क्रियाकलाप हैं उनमें जो नवाचार हो रहे हैं, जो भी नए तरीके हैं, उनकी ही 2 तरीकों के नाम बताना है। तो पहला खेल कूद का समायोजन हो रहा है शिक्षा में, बच्चों को खेल विधि से सिखाया जा रहा है। तो खेल कूद में है कुछ वर्ष पूर्व तक खेल कूद को पाठ्यक्रम से बाहर की चीज़ समझा जाता था, इसे अतिरिक्त क्रिया माना जाता था यहाँ पे था रहेगा। उस समय के लोग खेल कूद को समय की बर्बादी मानते थे और इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। स्कूल का सारा उद्देश्य पाठ्यक्रम आधारित विषयों को पढ़ाना होता था। कुछ विद्यालयों में प्राचार्य पाठ्यक्रम में खेल कूद को समावेशित तो मानते थे, परंतु इसे समय सारणी में स्थान नहीं देते थे। किंतु धीरे धीरे इस धारणा में परिवर्तन आया और आजकल इन क्रियाओं को शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा। दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता पाठ सहगामी क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, छात्रों में चिंतन शक्ति बढ़ती है, भाषा पर अधिकार बढ़ता है तथा आत्मविश्वास तर्क शक्ति का भी विकास होता है। छात्रों को विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा करने से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्रों के व्यक्तित्व विकास में वाद विवाद प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। ये 2 हो जाएंगे नवाचार शिक्षा में। प्रश्न संख्या 40 है जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। प्रश्न निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका है? देखिए ब्लूप्रिंट की भूमिका बताना है, ना कि ब्लूप्रिंट का प्रारूप बताना है। कि इसमें पूछा है ब्लूप्रिंट की भूमिका, तो उत्तर इसका हेडिंग देंगे प्रश्न निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की भूमिका। ब्लूप्रिंट की मदद से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि ब्लूप्रिंट के बिना प्रश्न पत्र का निर्माण होता है तो वह उत्तम प्रश्न पत्र नहीं होता है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। यह एक ढांचा की तरह काम करता है, यानी ब्लूप्रिंट, जिसके आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही प्रश्न पत्र में अंकों का विभाजन, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश तथा बच्चों के ज्ञान के विस्तृत आकलन के लिए सभी प्रकार के प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी को शामिल किया जाता है। तो ये था ब्लूप्रिंट का भूमिका, प्रश्न पत्र में निर्माण में ब्लूप्रिंट की भूमिका। ब्लूप्रिंट उसे कहते हैं जब भी शिक्षक बच्चों के लिए प्रश्न पत्र बनाता है तो सभी जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, तो इनको नंबर में बांटा जाता है कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं, इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।